नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस विशेष कार्यक्रम में दर्शकों आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समूचा राष्ट्र आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार है कि जब हम सीमांत क्षेत्र के लोगों की न केवल आजीविका की बात कर रहे हैं, न केवल कला संस्कृति की बात कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में उनके योगदान को रेखांकित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का ये जो सीमांत क्षेत्र है हमारा, जिसमें पिथौरागढ़ और कह सकते हैं कि उत्तरकाशी, चक्रौता, देहरादून का और चमोली, पिथौरागढ़, ये एक ऐसा सीमांत क्षेत्र है हमारा कि जहां स्थानीय निवासियों ने राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से जुड़कर आज़ादी के संग्राम में भाग लिया और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने में एक बड़ी भूमिका रखी। ये वही क्षेत्र है जिसने देश को असंख्य सेनानी दिए, असंख्य प्रशासनिक अधिकारी दिए और असंख्य समाजसेवी भी दिए। और यही कारण था कि आज भी हमारा ये क्षेत्र पूरी तरीके से राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है। आज हमने स्टूडियो में जिन मेहमानों को आमंत्रित किया है उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। ठीक मेरे सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव एस पांगती जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप एक चिंतक और एक समाज सेवी भी हैं। दूसरे हमारे पास आज के जो मेहमान हैं वो डॉक्टर कुंवर सिंह हैं, जो एक वैज्ञानिक के साथ साथ इस हिमालय क्षेत्र की जन चेतना के ऊपर जिनकी अपनी एक विशेष सोच है। मैं स्टूडियो में आप दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। जहां तक अमृत महोत्सव की बात है और राष्ट्रीय जीवन के उन मूल्यों की बात है जिनकी मैंने चर्चा की, तो हमारा ये क्षेत्र हमेशा सदियों से राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से जुड़ा रहा। स्वामी दयानंद की यात्रा के बाद ये समूचा क्षेत्र और विशेषकर जो हमारा सीमांत क्षेत्र था, जिसकी कि इतिहास लेखन में अब तक उपेक्षा हुई है, लेकिन पहली बार भारत सरकार के माध्यम से इन उपेक्षित क्षेत्रों का संज्ञान लेते हुए उस क्षेत्र के आधारभूत ढांचागत विकास और साथ में वहाँ के लोगों के जनजीवन और उनकी लोक संस्कृति के साथ साथ उनके आज़ादी के संघर्ष को भी रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज की इस चर्चा में सबसे पहले मैं एस पांगती साहब से जानना चाहूँगा कि ये सीमांत क्षेत्र जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता, एक साझी संस्कृति का भी निर्धारण करता है। और हम आपके इस क्षेत्र में उस समय लोगों ने 1950 तक तिब्बत में जाकर भी भारतीय तिरंगे को लहराया। इस पूरे घटना चक्र को और इस आज़ादी के संघर्ष को आप किस रूप में हमारी नई पीढ़ियों को देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ के लोगों ने, आज़ादी के बाद खासकर तिब्बत में तिरंगा झंडा 15 अगस्त को बहुत बड़ा जलसा मनाया जाता था तिब्बत में, अपने देश के बाहर। उसमें तिरंगा झंडा फहराया जाता था और बाकायदा उसमें मार्च पास्ट होता था जी। देश के जयकारे गाए जाते, खुद तिब्बती लोग उसमें शामिल होते थे जी। और जब तक तिब्बत का व्यापार रहा तब तक लगातार चलता रहा। जब तिब्बत का व्यापार समाप्त हो गया तो वहाँ जा नहीं पाए, प्रतिबंधित हो गया, चीन ने कब्जा कर लिया जी। और ये एक भावना ऐसी थी कि जैसे हम अपने जो बुजुर्ग थे जो तिब्बत जाते थे जी, तो उनको एक दूरी तक पहुँचाने जाते थे जी। जाने के बाद उनको प्रणाम करते थे और बच्चे तो हम ज़्यादा जाते थे उनके साथ आखिरी में जहाँ तक जा सकें। तो वहाँ पर जब नारा लगाते थे तो भारत माता की जय और स्वतंत्रता संग्राम की जय वगैरह वगैरह बोलते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने उस ज़माने से जो भी कारण रहा हो, हमारे पूरे समाज में वो राष्ट्रवाद की चेतना जी जाने अनजाने या जानबूझ करके हमारे से भरा। बहुत सारे जो कैलाश यात्री आते थे हमारे यहाँ, कैलाश यात्रा में बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो भी आए हमारे यहाँ। जब वो आते थे उनका बाकायदा स्वागत होता था जी। हम तो नहीं पहचानते थे, हमको तो बच्चे थे, वही कहा जाता था ये फलानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी आते थे, उनको बाकायदा स्कूल में, हमारे विद्यालय में, प्राइमरी में पढ़ता था तब जी। वहाँ पर लाया जाता था, उनके भाषण सुनते थे। अब जो बोलते थे हमारे याद नहीं, हम तो जानते नहीं थे, लेकिन उनको लाया जाता था, विद्यालय में लाया जाता था, कहा जाता था फलाने फलाने हैं। उनके नाम अब याद नहीं है, कुछ पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, अगर कहीं समय मिलता है तो हम उसको निकाल के लाते। तो ऐसे एक भावना थी। मतलब कह सकते हैं कि इन घटनाओं ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर साहब कुंवर सिंह जी, और मैं
बिल्कुल पांगती जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये सीमांत का क्षेत्र देश का अकेला ऐसा क्षेत्र है, जबकि पूरा देश के जो अन्य सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ सरकार किसी न किसी रूप में परेशान रहती है, कहीं आतंकवादी घटनाएं, कहाँ राष्ट्र विरोधी घटनाएं, लेकिन हमारा ये क्षेत्र अपने आप में एक विशेष क्षेत्र रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं प्रसार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज एक विशेष विषय पर आपने दसवां जी एक चर्चा का कार्यक्रम रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक विशेष बिंदु रखना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि अन्य भी सीमांत क्षेत्र हैं। जी। इस क्षेत्र हमारे सीमांत क्षेत्र की सबसे बड़ी एक खूबी जो मुझे लगती है, आज तक इतिहास में हमारे सीमांत क्षेत्र से कोई ऐसी गतिविधि का प्रमाण नहीं है जिसने देश का अहित किया हो। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मैं मानता हूँ हमारे सीमांत क्षेत्र की। और दूसरा, जैसे अभी पंक्ति साहब ने कहा, पता नहीं जाने अनजाने में हमारे डीएनए में बसा हुआ है राष्ट्रवाद। बहुत सुंदर। तो मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रवाद तो सीमांत से स्टार्ट होता है, दिल्ली से नहीं होता है। दिल्ली में तो केवल व्यापारवाद होता है। जी। तो राष्ट्रवाद जहाँ भी जाइए तो सीमांत सुरक्षित होगा, और ये सीमांत अगर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र भी सही रहेगा और राष्ट्रवाद की भावना भी सुरक्षित रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है कुंवर साहब, फिर आपके पास लौटूंगा। पांगती जी, मैं जैसे देखता हूँ इतिहास में उत्तराखंड के कि ये सीमांत पिथौरागढ़ का क्षेत्र खासकर, जब दयानंद सरस्वती भी आए तो जौहर सुधार उप समिति भी बनी थी एक बार 1912 में, और 1908 में जो इलाहाबाद का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपकी इस घाटी से 17 आदमी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने गए। और आगे देखते हैं कि जमन सिंह पांगती एक व्यक्तित्व उभरता है, जगत सिंह पांगती जी, जिन्होंने कि इस पूरे क्षेत्र में इस आंदोलन को एक आगे बढ़ाने का काम किया। तो उस ज्ञात अज्ञात सेनानियों के बारे में, चूंकि आपका अध्ययन भी रहा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों के साथ अनुभवों को साझा करने का काम करें। जगत सिंह जी जो एक बहुत प्रखर छात्र थे जी। उत्तर प्रदेश के जो हाई स्कूल के जो उन्होंने पास किया अल्मोड़े से, जीआईसी से जी। उन्होंने जो पूरे प्रदेश में जो प्रथम आए 10 लोग, उनमें उनकी एक नाम उनका भी था। तो जीआईसी अल्मोड़े में अभी उनका बोर्ड ऑफ ऑनर जो लगा, वहाँ उनका नाम छपा हुआ है। तो पूरे जौहर घाटी में उनको जानते थे लोग जी। और वो बहुत एक संपन्न परिवार थे, हमारे जौहर के सबसे संपन्न परिवार से थे। वो अगर चाहते तो आराम से अपना जीवन बिता सकते थे। लेकिन ये जो जगत सिंह पांगती जी तथा कई और लोग भी हुए हैं जी। हमारे घाटी से, कुंदन सिंह धर्मसत्तू हैं एकदम से, ये सब वहाँ ये तो पहले ये तो युवा थे तब, ये युवा थे, हमसे कुछ ही बड़े थे जी जी, युवा थे। लेकिन ये उससे पहले भी लोग वहाँ इलाहाबाद सम्मेलन में गए जी। और जगह भी सम्मेलन में वहाँ गए, और उन्होंने बाकायदा अपना वक्तव्य भी दिया उन्होंने करके, वहाँ सदस्यता भी ली। इतिहास है, अभी मैं लिख के लाया हूँ। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की 1934, 35, 36 में कांग्रेस पार्टी की बाकायदा सदस्यता ली, और फिर जो अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया वो पूरे अपने क्षेत्र में फैलाया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो हमारे क्षेत्र में बाकायदा लोगों ने गांव-गांव जाके भारत छोड़ो के नारे लगाए। और खैर हम तो बच्चे थे, हमको उतना याद नहीं है, लेकिन इतिहास में जो लिखा है उससे मैं कह रहा हूँ। और कुछ तो हमारे ज़माने तक हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जी एक प्रांतीय रक्षा दल का एक गठन, एक यूनिट वहाँ गठित हुआ था जी। तो प्रांतीय रक्षा दल के नाम से, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से ये कहा गया कि यहाँ प्रांतीय रक्षा दल यहाँ के गांव वालों को एकत्र करके सुरक्षा के बारे में बताएंगे। तो मिलम में उस दल का एक मजबूत वो था, ग्रुप था, वो फुटबॉल खेलते थे और पीटी परेड कराते थे। तो उसमें बचपन में हमको बताया कि तिब्बत में और चीन तक ये सूचना गई कि यहाँ तो भारतीय सेना आ चुकी है, 1900 भारतीय सेना कर रही है जी जी। और वो बाकायदा ड्रेस पहन के बाकायदा परेड किया जाता था। हफ्ते में 1 या 2 दिन करते थे जी। और बाकायदा वो जो तिब्बती लोग वहाँ व्यापार करने आते थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा ये तो फौज आ गए यहाँ। और उसमें एक मेरे ख्याल से ये हरिगोविंद आए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो बाद में मंत्री भी बने। हरिगोविंद कैलाश यात्रा जा रहे थे, उनके लिए बाकायदा इस दल ने
वहाँ अपने घर से अपना अपना बंदूक लाए। जी उनके पास बंदूक तो था नहीं, जी जी, लेकिन रखते थे। किसी के पास राइफल था, किसी के पास दुनाली बंदूक था, कहने अपना बंदूक भी लाओ और एमुनिशन भी लाओ। तो उनको बाकायदा सैल्यूट दिया गया, आर्म सैल्यूट, दाहिने से फायर कर फायर किया गया। बचपन में हमने देखा, हमको तो दूर बच्चे थे, दूर दूर रखते थे हमको। तो वो देखा तो वो जो तिब्बती वहाँ व्यापार करने आए तो उन्होंने कहा ये तो फायर भी कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए तो वो इसलिए था, उन्होंने कहा कि हमको जताना है कि हम अनप्रिपेयर्ड नहीं, अगर यहाँ से हमला होगा तो हम तैयार करते हैं। पूरी तरह ये से भावना थी हमारे सीमांत के लोग भी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी 1929 में जब अल्मोड़ा आते हैं तो उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलनों की एक श्रृंखला पैदा होती है, और उस यात्रा के दौरान मुझे याद है कि पूरे सीमांत क्षेत्र से, पिथौरागढ़ से एक बहुत बड़ा दल, 24-25 लोगों का दल महात्मा गांधी से मिलने आता है, और अपना जो हस्तशिल्प है, गलीचा है, आसन है, और गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए 151 रुपये की धनराशि भी देते हैं, और स्वयं घोषणा करते हैं कि हम आपके इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे अभी पांगती जी ने भी कहा कि जो कुंदन सिंह जी आए, धर्मसत्तू जी, ये एक बुद्धिमान आदमी थे जिन्होंने न केवल आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से भी इस पूरे क्षेत्र में जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत की, उसके विषय में भी हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी, दसवां साहब, अभी जैसे पंकज साहब ने बताया और आपने भी कहा कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र है, ये सिर्फ व्यापारी नहीं करते थे तिब्बत से, ये चाहे आप सेना की बात कहें, चाहे व्यापार की बात कहें, चाहे देश की स्वतंत्रता संग्राम की बात कहें, मतलब बहुआयामी थे ये लोग, बहुआयामी थे। तो इसमें जो देश में स्वतंत्रता के प्रति जो अलग जगह है, ज़्यादातर ये जितने भी घटनाएं जो जो इस स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रति जो भी रुझान पैदा हुआ, ये तो 1929-30 के बाद ही ज़्यादा प्रखर हुआ। तो मैं तो इस मामले में इतना लकी नहीं हूँ, इतना वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद ही पैदा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और लेकिन जिनका जिक्र किया आपने, कुंदन सिंह जो बाद में जिन्होंने संन्यास, आपने सही बताया कि संन्यास ले लिया उन्होंने, तो वो बताते थे कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपके अंदर तो ऐसे नेताओं वाले गुण नहीं है, आप कैसे स्वतंत्रता सेनानी बने? तो कहते देखो वो एक ज़माना था, गांधी जी के आह्वान पर लोग उमड़ पड़ते थे, और गली कूचे में अगर किसी ने सफ़ेद टोपी पहन दी तो उसको भी अंग्रेज लोग समझते ये स्वतंत्रता सेनानी, इसको पकड़ो, और धरपकड़ हो जाती थी। तो ये ज़माना था कि मतलब सफ़ेद टोपी सिर पे रखना भी बहुत बड़े साहस की बात हुआ करती थी। तो उसी क्रम में आप भी जी, ये जो स्वतंत्रता सेनानी जो वहाँ और भी थे, उनके उसमें आए, और महात्मा गांधी के आह्वान पर तो देशभक्ति की शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल जो अलग जगह अलग जागी होगी अंदर से, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, तो कूद पड़े वो भी जी, तो वो भी 41-42 में जेल भी गए, 2 बार जेल गए हैं वो, फिर 44 के आसपास गए हैं। तो उस दौरान मेरी दादी बताती थी, अच्छा किस्मत से वो मैं उसी परिवार से हूँ जी, अच्छा, तो मेरी दादी बताती थी, मेरे ताऊ लगते हैं वो, जी जी, कि वो जेल से आने के बाद जो है ना एकदम अलग, जैसे शाम को वो नदी में चले जाएंगे, और घर में वो रहता था कहाँ चला है, कहाँ चला गया, ढूंढने जाते थे। आध्यात्मिक लाइन में आध्यात्मिक की तरफ चले गए। जी 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 जी, नदी नालों में बैठ जाएंगे रात को, गांव में तो वैसे भी डर लगता है। जी जी जी, तो 4-5 घंटे के 12 बजे रात को आएंगे। तो एक करते करते बाद में वो अपना घर छोड़ के निकल ही गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे वहाँ जो लोग पैदा हुए हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि वो इतने बहुआयामी थे, तो धार्मिक चेतना भी बहुत थी वहाँ पर जी। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और हमारे वहाँ के और भी लोग हैं जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। मुझे तो याद है, मैं उनके आश्रम में रहा हूँ यहाँ पर। जी जी, तो इसमें बहुत सारे महात्मा आते थे उत्तराखंड के, और वहाँ पर उनका एक वो जो शास्त्रार्थ टाइप का होता है, किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो गीता पे हो, रामायण पे हो, शाम को रोज़ उनकी दिनचर्या हुआ करती थी, 4 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक 2 घंटा। ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपका फिर चर्चा में आऊँगा। पांगती जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल
इस सीमांत के क्षेत्र का बनता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे उत्तराखंड का भी लिखा गया, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपके क्षेत्र ने, हमारे इस सीमांत क्षेत्र ने न केवल प्रशासनिक अधिकारी दिए देश को, न केवल सेनानी दिए देश को, न केवल एक अर्थव्यवस्था को विकसित करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बावजूद आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे इस क्षेत्र में ऐसे गुमनाम चेहरे हैं या इतिहास में पूरी तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाया उन लोगों का? उस बारे में आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? ये तथ्य जो आप अभी कह रहे हैं जी, ये केवल हमारी घाटी के लिए ही नहीं, जी, अमूमन जो सीमा, जो पूरा सीमांत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी, पूरा उत्तराखंड ही मैं कहूँ, हाँ, उत्तराखंड के सीमांत, ये उस माने में एक कहीं ज़्यादा कहीं कम जी, उपेक्षित है जी, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आज भी उसका अध्ययन नहीं हुआ है। जी, आज भी कोई नहीं जानता है कि ये कोई पुरानी परंपरा थी तो क्यों है इसको, उसको अब यहाँ जैसे जागर परंपरा है, जी, जागर में यहाँ पूरा महाभारत गाया जाता है। महाभारत, तो क्या कारण है कि सीमांत क्षेत्र में एक धार्मिक अनुष्ठानिक एक है, एक कार्य है जिसमें कि पूरा महाभारत के 5-6 दिन तक वही महाभारत की पूरी कहानी गाई जाती है। और यही नहीं, मलारी एक गांव है जी, मलारी में एक पूजा स्थल है, उसमें साल में एक पर्टिकुलर अवधि में 3-4 दिन का वो लगता है, पूजा होती है। उसमें 5 भाई पांडव और द्रौपदी, उनको उनके ऊपर उनकी आत्मा को अवतरित कराया जाता है जागरण, और उनके शरीर में अवतरित करके उनको पूछा जाता है भविष्य का क्या होगा, क्या हुआ, पूछा जाता है। इसी तरह से आप टेढ़ी गढ़वाल में चले जाइए, आप वहाँ के जागरों में, वहाँ के पवाड़ा एक परंपरा वहाँ की, जी, पवाड़ा, आप पूरा महाभारत 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप पूरा वो गा के दिखाते हैं। और गाते कौन है? वो गाते हैं जो ढोल दमाव बजाते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनका पुष्ट दर उन्होंने याद करके कर रखा है। हमारी मौखिक परंपरा में इसका अध्ययन कहाँ हुआ है? इसका अध्ययन नहीं हुआ है। उस अध्ययन, वो जो पुरानी जो परंपरा है उसका अध्ययन हो, हमारे गढ़वाल कुमाऊं का प्रति क्षेत्र का या अन्य क्षेत्रों का भी पूरा इतिहास, जो सटीक इतिहास होना चाहिए, बाहर निकल के आएगा। क्योंकि इतिहासकार हमारे यहाँ के लोगों तो लिखा नहीं, पता नहीं कहाँ से लिख के अंग्रेजों ने उसका ट्रांसलेट कर दिया, और उसका जितना उनके समझ में आया डिस्टॉर्ट कर दिया, जो भी किया उन्होंने। ठीक, पंकति जी, बिल्कुल। चूंकि अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की भी एक बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि इस अमृतसर महोत्सव के अंतर्गत हम केवल सेनानियों के बारे में नहीं, उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक मूल्यों और उनके विषय में भी जानकारी रखें। क्या नहीं लगता आपको कि अभी भी हमारा ये सीमांत क्षेत्र, अगर भौगोलिक दृष्टि से और कम्युनिकेशन की दृष्टि से, अगर कुछ इस क्षेत्र में कुछ सुनिश्चित योजनाएं बनाई जा सकें जिसके माध्यम से हम लोग अपने उसको फिर से, क्योंकि हम द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ऐसे में जबकि सीमांत क्षेत्र हमारे खाली हो रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र में रखकर, और जो रक्षा पंक्ति के रूप में हम पहले से सदियों से काम करते रहे, उसमें किस तरीके से सरकार योजनाएं बनाए ताकि हमारे सीमांत आबाद हो सके, इस पे थोड़ा सा आपकी एक टिप्पणी जान लें। इसमें ये है, पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा जी, वैसे पलायन तो सब जगह से हो रहा है। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से पलायन करके पूरी दुनिया में राज किया, वो भी एक पलायन था। आज भी हमारे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, पहाड़ से मैदान में आ रहे हैं, मैदान से दिल्ली आ रहे हैं, दिन से बम्बे से विदेश जा रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी और हैं, विदेश में जा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं और धन भी कमा रहे हैं, धन को हमारे देश में वापस ला रहे हैं। ये भी एक पलायन है। जो पलायन अब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर उन लोगों के लिए बचा नहीं जो वैज्ञानिक नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं, उनके लिए वो कुछ रह नहीं गया, अकुशल मजदूरी जैसे, तो वो उनका पलायन हो रहा था, इसलिए पूरा गाँव के गाँव खाली हो रहा। अगर उनके रोजगार के अवसर वहीं पैदा कर दिया जाए तो ये हो सकता है, संभव है, लेकिन उसमें वहाँ के लोगों को आप खाली धन देके या खेती कराने की विद्या देके नहीं करा सकते। उसके कुछ और जो उसके जो सपोर्टिंग जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती जितना अच्छा पहाड़ में हो सकता है उतना मैदान में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एज इट इज ऑर्गेनिक खेती करते हैं लोग, गाय के गोबर से आज भी खेती करते हैं, और वो कभी कभी केमिकल डालने लगे हैं, उनको तो ज़्यादा परिवर्तन। अगर उनको कहा जाए कि तुम प्योर ऑर्गेनिक खेती करो और उसकी बिक्री, लेकिन वो नहीं कर सकता, काश्तकार पैदा तो कर देगा, बेचने के लिए दिल्ली की मंडी में जा सकता है, नहीं जा सकता है।
तो उसके विपणन की व्यवस्था किसी सरकार को या किसी बड़े पार्टी को करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ताकि वो एक ऑर्गेनिक पदार्थ है। और ऑर्गेनिक पदार्थ जब आप गेहूं है, आप इधर ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, दोनों एक ही जैसा दिखता है। बिल्कुल या बल्कि कभी कभी तो इनऑर्गेनिक हो ज्यादा अच्छा दिखता, चमकता हो। लाइक कुछ मिला के तो एक बाजार इसको सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता। सर्टिफिकेशन गाँव वाला कैसे कह सकता है कि मेरा ऑर्गेनिक है? जी, जी। वो कहता है झूठ बोल रहा है कि नहीं। जी जी। तो सर्टिफिकेशन कौन करेगा? तो एक तो विपणन से पहले सर्टिफिकेशन क्या वो होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये हो जाए तो पहाड़ में जो पलायन हो रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको जो वहाँ का जो उपज होगा उसकी दुगनी कीमत मिलेगी। ठीक है पांगती जी, खासकर मैं इसी पे बात थी कि जो सीमांत क्षेत्र का पलायन है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि वो ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। और आपने भी कहा था कि हम क्या उद्यमिता के आधार पर इस काम को किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में आपसे इस पर चर्चा चाहूँगा। मेरा तो ये सुझाव है इसमें, मैं क्योंकि जिस कम्युनिटी के ऊपर चर्चा हो रही है आज, जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शना जी, जो सीमांत क्षेत्र के जो हम लोग हैं जी, हम लोग पहले व्यापार करते थे। तो व्यापार करने का मतलब था कि हम नौकरी नहीं करते थे। जी जी, हमारे वहाँ के लोग पहले बहुत कम मिलेंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल, जो जॉब करते थे। घर में लोग हैं तो यह है कि व्यापार करना है, और व्यापार जो भी करना है लोगों को जोड़ना है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि ये एक हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है वहाँ के लोगों में, बिल्कुल अपना काम करने का। तो इसको एक्सप्लॉइट करते हुए जी, वहाँ पर जितने स्कूल हैं या एकेडमिक सेंटर्स हैं उसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप का एक ट्रेनिंग का वो रखा जाए, ताकि वहाँ के लोगों को इंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, चाहे वो छोटे लेवल में हो। बिल्कुल, शुरू से मतलब छोटे लेवल में ही होगा, एकदम रातों रात कोई बड़ा बनता नहीं है। जी जी जी, इस पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। और साथ में वहाँ का जो हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं जो वहाँ चीज़ें हैं, जी, हमको दिल्ली में क्या होता है उसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ये अपना मार्केटिंग स्थानीय आवश्यकताओं पर स्थानीय। तो मेरे ख्याल से क्योंकि जो प्लान की आप अपनी बात करी है, प्लान तो हमेशा दो तरह के है ना, एक पॉजिटिव प्लान है, एक नेगेटिव प्लान है। एक प्लान तो यह है कि जो मैं अच्छा हूँ मुझे और अच्छा होना है, वो अच्छा होने के मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव प्लान हो गया। एक नेगेटिव प्लान है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न पर्याप्त नहीं है, ये नेगेटिव प्लान है जो कि अभी भाई सामने जिक्र किया। ठीक है कुंवर सिंह जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का काम, लेकिन चूँकि चर्चा का समय भी खत्म हो रहा है और चूँकि ये महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने पहले भी थे और आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज शायद इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए ज़्यादा हो गए हमारे सामने क्योंकि सीमांत क्षेत्र से पलायन होने से जो हमारी द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस भावना में कहीं गतिरोध आ गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के माध्यम से जो भारत सरकार की एक योजना भी है, भारत सरकार का एक संकल्प भी है कि हम सीमांत के क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनके कौशल को विकसित करते हुए उन्हें रोजगार भी मुहैया करें और साथ साथ में जो आज तक हमारा उत्तराखंड के सीमांत की जो क्षेत्र के निवासियों का जो चरित्र रहा है वो पूरी तरीके से आज फिर उसी तरीके से स्थापित हो सके। इसके लिए हम ये उम्मीद करें, जैसे पांगती जी ने और कुंवर साहब आपने हमको एक सजेस्ट किया कि इसका इतिहास भी लिखा जाना चाहिए, कुछ और नए मेथड्स भी अपनाए जाने चाहिए। आप दोनों महानुभाव इस चर्चा में आए, मैं दूरदर्शन देहरादून की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और दर्शकों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं इस विश्वास के साथ कि हमारे उत्तराखंड का सीमांत और सीमांत के निवासी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में निरंतर अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद।